बहुत कमज़ोर हो गई हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि जब तक मैं किसी नानी पक्षी का मांस नहीं खाऊंगी मैं ठीक नहीं हो सकूंगी। म्याऊं, म्याऊं, म्याऊं। माँ, अगर कोई छोटा पक्षी या किसी जवान पक्षी को लाना होता तो मेरे दाएं हाथ का काम था। अब नानी पक्षी मैं कहाँ से लाऊं? नानियाँ तो घरों में रहती हैं, ये बहुत मुश्किल है। म्याऊं। मैंने तुम्हें पाला, सारी उम्र तुम्हें अच्छा खिलाया, क्या तुम मेरी खातिर किसी नानी पक्षी को नहीं ला सकती? म्याऊं। अच्छा माँ, जाती हूँ जंगल और देखती हूँ, अगर कोई नानी पक्षी मिली तो मैं ज़रूर पकड़ कर ले आऊंगी। बूढ़ी काली बिल्ली की जवान काली बेटी अपने घर से निकलती है और कोई नानी पक्षी ढूंढने लगती है। मम्मा, मैं नानों के पास जा रही हूँ। गुड़िया बेटी, अपनी नानों को तंग मत करना, उनका ख्याल रखना। और हाँ, अगर नानों के पास सूखी लकड़ियाँ ना हुई तो जंगल से उन्हें सूखी लकड़ियाँ भी ला देना। गुड़िया अपनी मम्मा को बताकर अपनी नानों के पास चली जाती है। काली बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती पूरे जंगल में घूम रही थी। उसे कहीं से भी कोई नानी पक्षी नहीं मिलती। आखिर थक हार कर काली बिल्ली गोरी कौवे और कालू कौवे के पास जाती है। म्याऊं, म्याऊं। मैं भी काली, तुम भी काले काले कौवे, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? म्याऊं। काली बिल्ली, तुमसे दोस्ती करके हमें क्या मिलेगा? हम तो दोस्ती सिर्फ उन्हीं पक्षियों से करते हैं जिनसे हमें कुछ ना कुछ खाने को मिलता है। काले कौवो, तुम्हें तो पता है मैं मांस खाती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि मेरे पास दाना नहीं है। मेरी माँ का बहुत बड़ा खेत है जिसमें चावल की फसल है। अगर तुम मुझसे दोस्ती कर लो तो मैं तुम्हें ढेर सारे चावल दूंगी। म्याऊं। काली बिल्ली की बात सुनकर कौवा और कौवी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। क्यों नहीं, क्यों नहीं, अगर तुम हमें खाने को दाना दो तो हम तुमसे दोस्ती करने को तैयार हैं। मेरे दोस्त काले कौवो, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मुझे किसी नानी पक्षी की तलाश है। अगर तुम कोई बूढ़ी नानी पक्षी मेरे जाल में फंसा दो तो तुम्हारी और मेरी दोस्ती पक्की। म्याऊं। चिंता ना करो काली बिल्ली, मेरी नज़र में एक नानी पक्षी है। आप नदी किनारे जाओ और छुपकर बैठ जाओ, मैं किसी न किसी तरह उस नानी पक्षी को नदी किनारे लेकर आती हूँ। गुड़िया बेटी, आप अपने खिलौने से खेलो और मैं जंगल से सूखी लकड़ियाँ ले आऊँ। नहीं नानो, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। मम्मा ने कहा था नानों की काम में मदद करवाना। बेटी, आप थक जाओगी, मैं चली जाती हूँ। लेकिन गुड़िया जिद करती है और गुड़िया की नानो गुड़िया को अपने साथ जंगल में लकड़ियाँ लेने ले जाती है। गुड़िया और उसकी नानो घने जंगल में जाती हैं। वो इधर उधर देखती हैं, लेकिन वहाँ कोई भी सूखा पेड़ नहीं था। अचानक वहाँ गोरी कौवी आती है और गुड़िया की नानो से कहती है, माँ जी, क्या आप कुल्हाड़ा उठाए सूखी लकड़ियाँ ढूंढ रही हो? हाँ कौवी बेटी, मैं सूखी लकड़ियाँ लेने आई थी, लेकिन यहाँ तो कोई भी लकड़ी नहीं है। रात को ठंड बहुत ज़्यादा होती है। अगर कुछ सूखी लकड़ियाँ मिल जाएं तो मैं आग जलाकर अपने घर को गर्म कर सकूँगी। आप मेरे साथ चलें, मैं बताती हूँ आपको सूखा पेड़ कहाँ से मिलेगा। मैं भी जाऊंगी, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। नहीं नहीं बेटी, आप वापस घर जाओ, वहाँ खतरा है, छोटे पक्षी वहाँ नहीं जा सकते। अगर छोटे पक्षी वहाँ नहीं जा सकते तो बूढ़े पक्षी क्यों जाते हैं? बूढ़े पक्षियों को तो ज्यादा खतरा होगा वहाँ पर। गुड़िया बेटी, बड़ों से ऐसे सवाल नहीं करते। जाओ, आप घर जाओ और मैं इस कौवी के साथ जाकर सूखी लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। गुड़िया की नानो गोरी कौवी के साथ वहाँ से चली जाती है। ये चालाक कौवी मेरी नानों को ना जाने कहाँ ले गई है। जहाँ बच्चों को खतरा है वहाँ बूढ़ों को भी तो खतरा होगा। मुझे नानों का पीछा करना होगा, कहीं मेरी नानों को कुछ हो ना जाए। गुड़िया अपनी नानो और गोरी कौवी के पीछे पीछे उड़ती है। गुड़िया छुपकर उनसे पीछे रहती है। गोरी कौवी गुड़िया की नानो को नदी किनारे ले जाती है, जहाँ थोड़ी दूर झाड़ियों में काली बिल्ली छुपी हुई थी। बेटी कौवी, ये तुम मुझे कहाँ ले आई हो? यहाँ तो कोई भी सूखा पेड़ नहीं है।
अभी बताती हूँ सूखा पेड़ कहाँ है। बिल्ली बिल्ली, काली बिल्ली, जल्दी से आओ और बूढ़ी नानो को सूखी लकड़ियाँ दे जाओ। काली बिल्ली का नाम सुनकर बूढ़ी नानी चिड़िया कांपने लगती है। झाड़ियों से भागती हुई काली बिल्ली बाहर आ जाती है। म्याऊं म्याऊं, मुझे ऐसी ही नानों की ज़रूरत थी। कभी मेरी सहेली, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मेरा बहुत बड़ा काम किया। पूरी पूरी 1 बोरी चावलों की दूंगी तुम्हें इस काम के बदले। म्याऊं। पीपल के पेड़ के पीछे गुड़िया छुपी हुई थी। गुड़िया ये सब देख रही थी। वो चुप रहती है। ये काली कभी धोखे से मेरी नानों को यहाँ ले आई, लेकिन मैं अपनी नानों को कुछ नहीं होने दूंगी। कभी तुमने मेरे साथ धोखा किया। तुम धोखे से मुझे यहाँ लाई। काली बिल्ली, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मुझ में तो इतना मांस नहीं। अगर खाना ही है तो किसी जवान पक्षी को खाओ। काली बिल्ली छलांग लगाती है और गुड़िया की नानों को पकड़ लेती है। काली बिल्ली वहां से भागती है और अपने घर की तरफ चली जाती है। कल जाऊंगी और इस काली बिल्ली से चावलों की बोरी ले आऊंगी। अभी जाकर कालू जी को बताती हूँ कि मैंने काम कर दिया। गुड़िया जल्दी से उठती है और तेजी से उड़ती हुई अपनी मम्मा के पास जाती है। माँ, वो काली कभी, गंदी काली कभी मेरी नानों को काली बिल्ली के पास ले गई और मम्मा, काली बिल्ली नानों को पकड़कर अपने घर ले गई है। गुड़िया की बात सुनकर गुड़िया की मम्मा की तो सांस ही रुक जाती है। कहाँ है माँ? गुड़िया बेटी, वो काली बिल्ली कहाँ गई है? मम्मा जल्दी चले, अभी वो रास्ते में ही होगी। काली बिल्ली अपने घर की तरफ गई है। मम्मा चिड़िया जल्दी से अपनी बेटी के साथ जाती है। काली बिल्ली अभी रास्ते में ही थी। रानू चिड़िया और गुड़िया काली बिल्ली का रास्ता रोक लेती हैं। काली बिल्ली, मेरी माँ को छोड़ दो। अगर मेरी माँ को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को दोनों को मार दूंगी। मैंने कहा छोड़ दो मेरी माँ को। रानू चिड़िया के पंख में पत्थर देखकर काली बिल्ली डर जाती है। काली बिल्ली गुड़िया की नानों को छोड़ देती है और गुड़िया की नानों जल्दी से उड़कर पेड़ के ऊपर बैठ जाती है। म्याऊं म्याऊं, नाना मेरे पत्थर न मारना। अगर मेरी आंख में पत्थर लग गया तो मैं अंधी हो जाऊंगी। म्याऊं। नानो जल्दी चले यहाँ से। गुड़िया की मम्मा गुड़िया और उसकी नानों जल्दी जल्दी वहाँ से भाग जाती। वो सब गुड़िया की नानों के घर चली जाती हैं। माँ, दोबारा कभी भी उस काली कभी का एतबार ना करना। नानो, मैंने आपसे कहा था ना कि वो काली कभी झूठ बोल रही है। वो आपको धोखा देकर काली बिल्ली के पास ले गई। मेरी बेटी गुड़िया ने आज मेरी जान बचा ली। मेरी बेटी गुड़िया बहुत बहादुर और अक्लमंद है। गुड़िया अपनी नानों से अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश होती है। बेटी, मेरी काली बेटी, क्या आज भी तुम नानी पक्षी नहीं लाई हो? माँ क्या बताऊं, बहुत मुश्किल से एक नानी पक्षी को पकड़कर ला रही थी कि रास्ते में उसकी बेटी और उसकी नवासी ने मुझे रोक लिया और मुझे पत्थर से डराकर नानी पक्षी को मुझसे छुड़वा लिया। म्याऊं म्याऊं, लगता है कल मुझे खुद ही जंगल जाना होगा। दूसरे दिन गौरी कभी कालू कौवे से कहती है, कालू जी, मैं जा रही हूँ काली बिल्ली के घर। उसने मुझे कल चावलों की बोरी देने का वादा किया था। गौरी जल्दी आना, आज तो हम शाम को मीठे चावल ही बनाकर खाएंगे। गौरी कभी अपने घर से निकलती है और काली बिल्ली के घर की तरफ जाती है। बूढ़ी माँ बिल्ली और काली बिल्ली अपने घर में बैठी हुई थी। गौरी कभी उनके दरवाजे पर दस्तक देती है। बेटी बिल्ली दरवाजा खोलती है। काली बिल्ली, मेरी सहेली काली बिल्ली, क्या नानी पक्षी का मांस स्वादिष्ट था? म्याऊं, क्या बताऊं मेरी सहेली काली कभी, नानी पक्षी को तो उसकी बेटी और उसकी नवासी बचा कर ले गई। ये तो बहुत गलत हुआ, लेकिन इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं। मैंने तो अपना काम पूरा किया था। अब तुम अपना वादा पूरा करो और मुझे चावलों की बोरी दो।
काली बिल्ली और गोरी कौवी दरवाजे में खड़ी बातें कर रही थीं कि बूढ़ी माँ बिल्ली अंदर से गोरी कौवी को देखती है। म्याऊं, ये कभी भी मुझे किसी नानी पक्षी से कम नहीं लग रही। 50-60 साल उम्र तो होगी इसकी। म्याऊं म्याऊं, कभी बेटी आ जाओ, अंदर आ जाओ, मैं देती हूँ तुम्हें चावलों की बोरी। गोरी कौवी जल्दी से भागकर काली बिल्ली के घर में चली जाती है। काली बिल्ली भी अंदर आ जाती है। मेरी काली बेटी, दरवाजा बंद कर दो। काली बिल्ली दरवाज़ा बंद कर देती है। बूढ़ी माँ बिल्ली लोमड़ी डॉक्टर को फ़ोन मिलाती है। लोमड़ी डॉक्टर, 1 महीना हो गया, मुझे कोई नानी पक्षी नहीं मिली। अगर आपको हो तो मैं एक 50-60 साल की कौवी को खा लूं, वो भी किसी नानी से कम नहीं है। ये सुनकर गोरी कौवी की तो जान ही निकल जाती है और वो डर के मारे इधर उधर देखने लगती है। खा लो, अगर पक्षी की उम्र 50-60 साल है तो खा लो। बूढ़ी माँ बिल्ली फ़ोन रखती है। काली बिल्ली, डॉक्टर ने कहा है कि 50-60 साल की कौवी को ही खा लो। म्याऊं। काली बिल्ली मेरी सहेली, दरवाजा खोलो, मुझे जाने दो। ऐसे मत करो, ये धोखा है। तुम मेरी सहेली हो, तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। माफ करना काली कौवी, तुम्हें खाने से मेरी माँ की कमजोरी दूर होगी और मेरी माँ स्वस्थ हो जाएगी। धोखा तो तुमने भी बूढ़ी चिड़िया को दिया था। म्याऊं। ऐसे कहते हुए बेटी बिल्ली गोरी कौवी को पकड़कर उसकी गर्दन मरोड़ देती है और उसका शोरबा बनाकर अपनी माँ को पिला देती है। प्यारे दोस्तों, इसलिए तो कहते हैं, जो गड्ढा हम दूसरों के लिए खोदते हैं, कभी कभी हम खुद भी उस गड्ढे में गिर जाते हैं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। जादुई सेब का पेड़ और रानो चिड़िया। दूर किसी जंगल में एक जादुई सेब का पेड़ था। वो जादुई सेब का पेड़ जंगल के सभी पक्षियों को उनकी मनपसंद चीजें दिया करता था। एक दिन रानो चिड़िया उड़ती उड़ती उस पेड़ के पास पहुंच जाती है। सुना था कि जंगल में कोई जादुई सेब का पेड़ है, लेकिन ये पेड़ मुझे क्या दे सकता है? इस पर तो कोई फल भी नहीं है। रानो चिड़िया खुद से ऐसे कहती है। तभी उस पेड़ से आवाज आती है। सुंदर पक्षी, सोच के बोल, सोना चांदी कुछ भी बोल, जो मांगोगे वो मैं दूंगा, धन दौलत मैं सब कुछ दूंगा। क्या आप ही जादुई सेब के पेड़ हैं? हाँ चिड़िया, मैं ही वो जादुई सेब का पेड़ हूँ जो पक्षियों की मदद करता है। पेड़, मुझे अपना मीठा फल दो। वो जादुई सेब अचानक रोशन होता है और उस पेड़ पर लाल लाल मीठे सेब लग जाते हैं। रानो चिड़िया उस पेड़ से टोकरी भरकर मीठे लाल सेब तोड़ती है और खुशी खुशी वहां से चली जाती है। चिड़िया, आप ये लाल लाल सेब कहाँ से लाई हो? तोते भैया, मैंने जादुई सेब का पेड़ ढूंढा है। वो सभी पक्षियों को उनकी मनपसंद चीज़ें देता है। आप भी चाहें और जादुई सेब के पेड़ से कुछ भी ले लें। लेकिन वो जादुई सेब का पेड़ कहाँ है? जादुई सेब का पेड़ गुफा के पास है। तोता जल्दी से उड़ता है और जादुई सेब के पेड़ की तरफ जाता है। थोड़ी देर बाद जंगल के सभी पक्षी जादुई सेब के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। कोई पेड़ से फल मांगता है और कोई अनाज, लेकिन धन दौलत सोना चांदी कोई नहीं मांगता। कालू जी, सुना है जंगल में कोई जादुई सेब का पेड़ है जो पक्षियों को उनकी मनपसंद चीजें देता है। हाँ, मुझे भी रानो चिड़िया ने बताया तो है। चल गोरी, हम भी उस पेड़ से कुछ लेकर आते हैं। कौवा और कौवी उड़ते हैं और उस जादुई सेब के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। कालू जी, ये पेड़ हमें क्या दे सकता है? इस पर तो एक भी फल नहीं है। पेड़ से आवाज आती है। सुंदर पक्षी,
सोच के बोल, सोना चांदी कुछ भी बोल, जो मांगोगे वो मैं दूंगा। पेड़ पेड़, मुझे तो एक सोने का सेब ही दे दो। वो पेड़ रोशन होता है और गौरी कवि को एक सोने का सेब दे देता है। गौरी कवि खुश हो जाती है। कौवा और कवि सोने का सेब लेकर अपने घर चले जाते हैं। कालू जी, बहुत गलती की हमने। हम उस पेड़ से 2 सोने के सेब भी तो ले सकते थे। 2 ही क्यों, हम 3 भी तो ले सकते थे, या फिर ढेर सारे सोने के सेब। कालू जी, हम कल दोबारा जाएंगे और उस जादुई सेब के पेड़ से ढेर सारे सोने के सेब ले लेंगे। रानू चिड़िया मीठे मीठे सेब खा रही थी और अपने घर में बैठी अपने बच्चों से बातें कर रही थी। मेरे बच्चों, क्या आप जानते हो कि जंगल में एक जादुई सेब का पेड़ है? मम्मा, क्या वो पेड़ कुछ भी दे सकता है? गुड़िया बेटी, हम पक्षियों की ज़रूरत केवल भोजन ही तो है, या फिर ठंड के दिनों में गर्म घोंसला, और हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन काले कौवे तो बहुत ज़्यादा लालची थे। वो दूसरे दिन सेब के पेड़ के पास जाते हैं। पेड़ पेड़, हमें एक सोने का सेब और दो। एक सोने के सेब से हमारा काम नहीं चलता। वो पेड़ तुरंत एक सोने का सेब उन्हें दे देता है। एक और सोने का सेब दे दो। पेड़ एक और सोने का सेब दे देता है। एक और दो। पीछे बुलबुल खड़ी थी। कौवो, इतना लालच मत करो, लालची पक्षी हमेशा नुकसान ही उठाते हैं। चुप कर जा मोटी बुलबुल, तू क्यों जल रही है? पेड़ हमें सोने के सेब दे रहा है और हम ले रहे हैं। कौवा और कवि टोकरी भरकर सोने के सेब ले लेते हैं। बुलबुल भी अपना भोजन लेकर वहां से चली जाती है। ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। तोते भैया, आज हम जादुई सेब के पेड़ से गरम बिस्तर लेंगे। मैं तो अपने लिए गरम टोपी भी लूँगा और एक मफलर भी। तो फिर चलो, ऐसा ना हो कि ठंड बढ़ जाए। चिड़िया और तोता जादुई सेब के पेड़ के पास जाते हैं। पेड़, हमें हमारे लिए गरम बिस्तर दे दें। ठंड बढ़ रही है, हमें और भोजन की ज़रूरत नहीं है। हमारे घर में ढेर सारा भोजन जमा हो गया है। चिड़िया रानी, जो लेना है जल्दी जल्दी से लो। जब बर्फ गिरेगी तो मेरे पत्ते गिर जाएंगे और फिर मेरी जादुई शक्तियाँ ख़त्म हो जाएंगी। मुझे गरम बिस्तर, साथ एक टोपी और मफलर भी दे दे। वह जादुई पेड़ अपने जादू से चिड़िया और तोते को उनकी चीजें दे देता है। कौवों ने अपना पूरा घर सोने के सेबों से भर लिया था। कालू जी, अब हम ये सारे सोने के सेब शहर वाले जंगल जाकर बेच देंगे और हम जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाएंगे। गौरी, मैं अपने मामा जी की बैलगाड़ी लेकर आता हूँ। हम मेरे मामा जी की बैलगाड़ी पर सारे सोने के सेब लाद कर ले जाएंगे। कालू जी, आज रात ठंड बहुत ज्यादा है। लग रहा है आज रात बर्फ भी गिरेगी, और अगर बर्फ गिरने लगी तो जादुई सेब के पेड़ की शक्तियाँ भी खत्म हो जाएंगी। चलो, आज आखिरी बार हम जादुई सेब के पेड़ से 1-2 सोने के सेब और ले आते हैं। ऐसे सलाह करने के बाद कौवा और कवि रात के समय ही अपने घर से निकलते हैं। थोड़ी ही देर बाद आसमान से बर्फ गिरने लगती है। जब कौवा और कवि पेड़ के पास पहुंचते हैं तो सेब के पेड़ के सारे पत्ते गिर चुके थे। कौवो, माफ करना, अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अब मेरे सारे पत्ते गिर चुके हैं। कालू जी, मैंने तुमसे कहा भी था कि जल्दी करो, लेकिन तुमने देर कर दी। गौरी, जो सोने के सेब हमारे पास घर में हैं, वो भी थोड़े नहीं हैं। हम कल वही सोने के सेब शहर वाले जंगल ले जाएंगे। कौवा और कवि अपने घर चले जाते हैं और वो जादुई सेब का पेड़ गहरी नींद सो जाता है। दूसरे दिन कौवा और कवि बैलगाड़ी पर सारे सोने के सेब लादकर दूसरे जंगल की तरफ चलते हैं। तोते, वो देखो, कौवों ने तो जादुई पेड़ से सोने के इतने सारे सोने के सेब ले लिए हैं। रानू चिड़िया, जब हम उस पेड़ से अपना भोजन ले रहे थे
तो कौवे अपने लिए सोने के सेब जमा कर रहे थे। लेकिन तोते भैया, क्या फ़ायदा ऐसे सोने का जो हम खा ना सके। ये सोना चांदी हम पक्षियों के किस काम का। जब कौवे घने जंगल से गुजरते हैं तो वहाँ 2 चोर उल्लू बैठे हुए थे। रुको रुको कौवो, अगर यहाँ से एक कदम भी आगे गए तो जान से मार देंगे। कौवे डरते हुए रुक जाते हैं। चाचा चोर जी, हमें जाने दो। तुम जाओ और ये बैलगाड़ी हमें दे दो। ना ना, चोर जी, 1-2 सोने के सेब ले लो और हमें जाने दो। उल्लू अपने पंख से चाकू निकालता है और कौवे बैलगाड़ी छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। चोर उल्लू सोने के सेबों से भरी बैलगाड़ी लेकर वहां से चले जाते हैं। कौवे अपने घर पहुंच जाते हैं। कालू जी, हमने जो भी जादुई पेड़ से लिया था, चोर उल्लू सब ले गए। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास ना तो भोजन है और ना ही गरम बिस्तर। कालू जी, मेरा तो ठंड से बुरा हाल है। फिर कौवा और कौवी चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया, हमें एक गरम बिस्तर दे दो। कौवो, मेरे पास 2 ही गरम बिस्तर है, एक मेरा और एक मेरे बच्चों का, इसलिए मैं तुम्हें गरम बिस्तर नहीं दे सकती। फिर कौवे रोते हुए तोते के पास जाते हैं और कबूतर के पास जाते हैं, लेकिन कोई भी पक्षी कौवों को गरम बिस्तर नहीं देता, क्योंकि बर्फ के बाद जंगल में ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और सभी पक्षी अपने अपने बिस्तर ओढ़कर बैठे हुए थे। कौवा और कौवी खाली हाथ ही अपने घर आ जाते हैं और बिना बिस्तर के ही ठंड में ठठरते हैं। कालू जी सच ही कहते हैं कि लालच का अंजाम गलत ही होता है। अगर हमने भी जादुई पेड़ से अपना भोजन और गरम बिस्तर लिए होते तो आज हम यूं ठंड में ना मरे होते। कौवे बहुत पछताते हैं, लेकिन अब पछताने से क्या होने वाला था। अब तो कौवों को ठंड में ही मरना था। प्यारे दोस्तों, कौवों ने लालच किया और उसकी सजा पाई, जबकि रानो चिड़िया और दूसरे पक्षियों ने जादुई पेड़ से अपनी ज़रूरत की चीज़ें लीं और वो सब फ़ायदे में रहे। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।